वेलकम टू एडू। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह के 7 बजे है और आज है 11 अप्रैल 2023। तो 11 अप्रैल 2023 के सभी करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ 10 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स को भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 11 और 10 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स है। 10 अप्रैल 2023 और 11 अप्रैल 2023, तो इन 2 दिनों का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को सांख्यिकी में वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को सांख्यिकी में वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? उनका नाम क्या है? सी राधाकृष्ण राव। क्या नाम है? सी राधाकृष्ण राव। पूरा नाम पूछा जाए तो पूरा नाम है कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव। कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव। C.R. राव को 1968 ईस्वी में पद्म भूषण मिला, 2001 में पद्म विभूषण मिला और वर्ष 2002 में यूएस नेशनल सांख्यिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह जो अवार्ड है कनाडा में वर्ष जुलाई 2023 में मिलेगा। तो यह सांख्यिकी का जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वर्ष 2023 का, वह जुलाई में मिलेगा 2023 में। कहाँ पे? कनाडा में। तो कनाडा में आयोजित होने वाले द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान विश्व सांख्यिकी कांग्रेस में यह पुरस्कार मिलेगा। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किसका? गणित का नोबेल पुरस्कार। यह एक द्विवार्षिक प्रोग्राम है जिसमें विजेता को $80,000 मिलता है। कितना? $80,000। अगला है कि हाल ही में विश्व शतरंज एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल किसने जीता? तो हाल ही में किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता? तो याद रखेंगे, किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता? डी गुकेश ने। किसने? डी गुकेश ने। डी गुकेश ने उज्बेकिस्तान के पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन नोदिरबेक अब्दुससातरोव को पराजित किया। किसे? उज्बेकिस्तान के पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन नोदिरबेक अब्दुससातरोव को पराजित किया। इंपॉर्टेंट है। अगला है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोक्सा ट्रस्ट ऐप लॉन्च किया। यह ऐप किससे संबंधित है? तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोक्सा ट्रस्ट ऐप को लॉन्च किया। यह ऐप किससे संबंधित है? तो महिला सुरक्षा से संबंधित है। किससे? महिला सुरक्षा से। इसे असम के गुवाहाटी उच्च न्यायालय में लॉन्च किया गया। कहाँ पे? असम के गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। तो इस ऐप को किसने लॉन्च किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के गुवाहाटी हाई कोर्ट में। किस लिए लॉन्च किया गया इसे? तो महिला सुरक्षा के लिए। इस ऐप पर SOS मैसेज भेजी जा सकती है। SOS का मतलब होता है सेव आवर शिफ्ट। और इसकी खासियत क्या है कि नेट के बिना भी इसमें मैसेज भेजा सकता है। अगर इंटरनेट नहीं भी हो तो भी इसमें आसानी से मैसेज भेजा जा सकता है। अगर कोई दिक्कत होता है महिलाओं की सुरक्षा में तो महिलाएं इसके माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से अपनी सूचनाएं भेज सकती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा असम के लिए ई सेवा केंद्र पर वेबसाइट का अनावरण किया। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा असम के लिए ई सेवा केंद्र पर 2 वेबसाइट का भी अनावरण किया गया। कितना? 2 वेबसाइट। अगला है करंट अफेयर्स कि हाल ही में
किस राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो हाल ही में किस राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। यह अवकाश कब घोषित किया गया? 11 अप्रैल को। कब? 11 अप्रैल को। ज्योतिबा फुले का जन्म कब हुआ था? 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को। इसी कारण 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। किस राज्य के द्वारा? राजस्थान के द्वारा। यह किसने घोषणा किया? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अगला बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो हाल ही में बाघ का सेंसस जारी किया गया, टाइगर सेंसस। बाघ के गणना का रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें वर्ष 2022 में भारत में बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? 3167। तो वर्ष 2022 में बाघों की आबादी बढ़कर हो गई है 3167। वर्ष 2018 के मुकाबले यह 200 ज़्यादा है, अर्थात 6.7% ज़्यादा है। 6.7% ज़्यादा है, अर्थात इसके पिछले बार जो बाघों की गणना हुई थी, टाइगर सेंसस हुआ था, वह वर्ष 2018 में हुआ था। अर्थात प्रत्येक 4 वर्ष पर बाघों का सेंसस जारी किया जाता है। तो इसके पहले कब हुआ? 2018 में। तो अब इसके बाद कब हुआ? 2022 में। तो 2022 में जब बाघों की गणना हुई तो उस समय बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई? 3167, जो वर्ष 2018 के मुकाबले 6.7% अर्थात 200 ज़्यादा है। यह कौन सा संस्करण है? तो पांचवा। पहला संस्करण था 2006 में। कब? 2006 में। और कुल कितने बाघ थे उस समय? 1411 बाघ। 1411 बाघ। दूसरा जो सेंसस हुआ था वह 2010 में हुआ था। कब? 2010 में। उस समय था 1706 बाघ। 1706 बाघ। तीसरा हुआ था 2014 में। 2014 में जिसमें बाघों की संख्या थी 2226। और चौथा जो सेंसस हुआ था वह 2018 में, जो कि पिछली बार हुआ था, उसमें बाघों की संख्या बताई गई थी 2967। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1973 को। 73 को किसके द्वारा? तो टाइगर मैन के नाम से प्रसिद्ध कैलाश सांथला के द्वारा। टाइगर मैन के नाम से प्रसिद्ध किसके द्वारा? तो ये टाइगर कैलाश सांथला के द्वारा, जो कि राजस्थान के थे। इस 2022 के बाघ गणना के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और अमृतकाल का टाइगर विजन भी घोषित किया। तो मोदी जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और अमृतकाल का टाइगर विजन भी घोषित किया। अगला है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो उस खिलाड़ी का नाम है राशिद खान। तो हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया? तो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं राशिद खान, जो किस टीम के लिए खेलते हैं IPL में? गुजरात टाइटंस के खिलाफ। किसके खिलाफ? गुजरात टाइटंस के खिलाफ। आंद्रे रसेल, सुनील नरेन और शार्दुल ठाकुर को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। शार्दुल ठाकुर, सुनील नरेन और आंद्रे रसेल को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो इन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। किसको? आंद्रे रसेल, सुनील नरेन और शार्दुल ठाकुर को। KKR अर्थात कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ अहमदाबाद में
इन तीनों खिलाड़ियों को आउट किया किसने? राशिद खान ने। और उसके बाद सर्वाधिक हैट्रिक लेने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खिलाड़ी बन गए। इनका यह चौथा हैट्रिक था। कौन था? चौथा हैट्रिक। याद रखेंगे, पहला हैट्रिक किसने लिया था? लक्ष्मीपति बालाजी ने। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी थे। 2008 में उन्होंने हैट्रिक लिया था। कब? 2008 में। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस 2023 कब मनाया गया? 10 अप्रैल 2023 को। कब? 10 अप्रैल 2023 को। इसका थीम क्या रहा? इसका थीम रहा एक स्वास्थ्य एक परिवार। क्या रहा? एक स्वास्थ्य एक परिवार। इसको क्यों मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस? तो होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हनीमैन का जन्म दिवस था। कब? 10 अप्रैल को। अर्थात फ्रांस की राजधानी पेरिस में 10 अप्रैल 1755 ईस्वी को होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हनीमैन का जन्म हुआ था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2023 के अवसर पर भारत के आयुष मंत्रालय के तहत सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी के द्वारा एक वैज्ञानिक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। अगला इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया? तो हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया। किसने? जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हीं की पार्टी है आम आदमी पार्टी। तो इस पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया। जबकि 3 पार्टियों ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया। वे कौन कौन सी पार्टियां हैं जिन्होंने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया? तो पहला है शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे एनसीपी भी कहते हैं, नेशनल कांग्रेस पार्टी अर्थात राष्ट्रीय कांग्रेस। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस और डी राजा की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन तीनों ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया है। कौन कौन? पहला है शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात एनसीपी। दूसरा है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस और डी राजा की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इन तीनों ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया। अगला है कि हाल ही में जारी डब्बा ट्रेडिंग क्या है, जिसको लेकर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने निवेश को दी चेतावनी। तो हाल ही में डब्बा ट्रेडिंग क्या है जिसको लेकर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने निवेश को चेतावनी दे दी है? तो यह अवैध डब्बा चलाने के लिए क्या किया गया? तो इसको चेतावनी दिया गया, अर्थात यह अवैध रूप से डब्बा चला रहा था। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया? तो हाल ही में किस राज्य में विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। किस जिले में? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। इस गिद्ध का नाम क्या है? जटायु। क्या नाम है? जटायु। याद होगा कि जो रामायण में जो गिद्ध के बारे में बताया गया है वही जटायु, जो कि अब दुर्लभ हो चुका है, अब विलुप्त के कगार पर है। तो इसी कारण इसके संरक्षण को लेकर विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। इसका नाम क्या है? जयति संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र महाराजगंज। जयति संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र महाराजगंज। अगला है कि हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो हाल ही में किसे विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस कंपनी को? भारत बायोटेक को। भारत बायोटेक को। विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया? 3 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल 2023 तक। 3 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल 2023 तक। कहाँ पे? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। भारत बायोटेक की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। इसका मुख्यालय है हैदराबाद और इसके संस्थापक कौन है? कृष्णा आयला एवं सुचित्रा आयला। अगला है कि हाल ही में किसने ओरिलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? तो हाल ही में किसने ओरिलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल का खिताब जीत लिया? प्रियांशु राजावत। किसने? प्रियांशु राजावत ने। यह इनका पहला खिताब था। कौन? पहला। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यह एक बैडमिंटन प्रतियोगिता है। कैसा है? बैडमिंटन। और इसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मास्टर्स 300 के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मास्टर्स 300। और प्रियांशु राजावत ने किसे पराजित किया? मैग्नस जोहानसन को। डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को। अगला है कि हाल ही में किस समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने नए गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूला को मंजूरी दी? तो हाल ही में किस समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने नए गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूला को मंजूरी दी? उसका नाम है किरीट पारिख समिति। किरीट पारिख समिति। सीएनजी, इसके अनुसार जो सीएनजी अर्थात कॉम्प्लेक्स्ड नेचुरल गैस है और पीएनजी अर्थात जो पाइपलाइन नेचुरल गैस है, जो जमीन के माध्यम से घरों में, रसोई घर में सेवा प्रदान किया जाता है, तो सीएनजी और पीएनजी की जो नई कीमत है वह भारतीय कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत की कितनी हो गई है? 10%। कितनी? भारतीय कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत की 10% हो गई है। इसके अनुसार भारतीय कच्चे तेल की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है वह $4 से कम नहीं रखी गई है, जबकि $6.5 से ज़्यादा नहीं रखी गई है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने तियालांग 2 रॉकेट लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस देश ने तियालांग 2 रॉकेट लॉन्च किया? तो चीन की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस पायनियर ने। किसने? चीन की अंतरिक्ष कंपनी है स्पेस पायनियर। तो इसी ने तियालांग 2 नामक रॉकेट को लॉन्च किया। इस रॉकेट का नाम क्या है? इस रॉकेट का नाम है स्काई ड्रैगन 2। क्या नाम है? स्काई ड्रैगन 2। इसे कहाँ से लॉन्च किया गया? तो इस रॉकेट को लॉन्च किया गया मंगोलिया से। मंगोलिया से पहली बार चीन ने तरल ईंधन वाला रॉकेट को लॉन्च किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार चीन ने तरल ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। अगला है कि हाल ही में संयुक्त युद्धाभ्यास ओरिजिन 23 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो हाल ही में संयुक्त वायु युद्धाभ्यास ओरिजिन 23 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कहाँ पे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और यह युद्धाभ्यास किसके साथ किया गया? नाटो के सदस्यों के साथ, अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के साथ। इसमें भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? राफेल फाइटर की गोल्डन स्क्वाड्रन की टुकड़ी ने। किसने?
राफेल फाइटर की गोल्डन स्क्वाड्रन की टुकड़ी ने। यह राफेल फाइटर का पहला विदेशी अभ्यास था। राफेल फाइटर का पहला विदेशी अभ्यास था। अगला है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी हैं? तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी हैं? इस विमान का नाम है सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI। इन्होंने यह उड़ान कहाँ से भरा? कहाँ से भरा? तो असम के तेजपुर वायु सैन्य स्टेशन से। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर वायु सैन्य स्टेशन से यह उड़ान भरा और लगभग 30 मिनट तक इन्होंने यह उड़ान किया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद सुखोई 30 MKI से उड़ान भरने वाली ये भारत की दूसरी राष्ट्रपति बनी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। तो उन्होंने भी इस सुखोई 30 MKI विमान से उड़ान भरा था और वे इस सुखोई 30 MKI विमान से उड़ान भरने वाली पहली महिला राष्ट्रपति थी। और उनके बाद ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं जो सुखोई 30 MKI विमान से उड़ान भरी हैं। APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और रामनाथ कोविंद के बाद किसी भी युद्धक विमान से उड़ान भरने वाली यह चौथी भारतीय राष्ट्रपति बनी। कौन? द्रौपदी मुर्मू। सुखोई 30 MKI का निर्माण किसने किया? रूस ने। किसने? रूस ने। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2023 कब मनाया गया? 5 अप्रैल 2023 को। 5 अप्रैल 2023 को। इसका थीम क्या रहा? इसका थीम रहा शांति के संस्कृति का निर्माण। शांति के संस्कृति का निर्माण। अगला है कि हाल ही में भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में पहला चौका लगाने वाले बल्लेबाज का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो हाल ही में भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में पहला चौका लगाने वाले बल्लेबाज का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुधीर नाइक। सुधीर नाइक। इनका निधन 78 वर्ष की उम्र में हुआ। 78 वर्ष की उम्र में 1974 में इन्होंने भारत के लिए पहला चौका लगाया था। इन्होंने 3 टेस्ट और 2 एकदिवसीय मैच खेला। कितना? 3 टेस्ट और 2 एकदिवसीय मैच। अगला है कि हाल ही में भारत ने किसके साथ पहली बार रक्षा सहयोग समझौता किया? तो हाल ही में भारत ने किसके साथ पहली बार रक्षा सहयोग समझौता किया? रोमानिया के साथ। किसके साथ? रोमानिया के साथ। रोमानिया की राजधानी है खरेस्ट और मुद्रा है लियू। तो राजधानी है खरेस्ट और मुद्रा है लियू। अगला है कि हाल ही में IEFA की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो हाल ही में IEFA की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? वर्ष 2026 तक। वर्ष 2026 तक। IEFA का मतलब क्या होता है? तो IEFA का मतलब होता है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फिनेंशियल एनालिसिस। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पर है चाइना। चाइना।
अगला है कि हाल ही में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का रिकॉर्ड कितने सेकंड के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो हाल ही में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का रिकॉर्ड कितने सेकंड के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 200 सेकंड। कितना? 200 सेकंड। यह परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। किसके द्वारा? हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। इस रॉकेट का नाम क्या है? इस रॉकेट का नाम है धवन 2। धवन 2। इसे कहाँ से परीक्षण किया गया? महाराष्ट्र के नागपुर से। इसे महाराष्ट्र के नागपुर से परीक्षण किया गया। निजी तौर पर रचित यह पूर्ण रूप से 3D क्रायोजेनिक इंजन है। तो यह जो क्रायोजेनिक इंजन है निजी तौर पर रचा गया है। अगला है कि हाल ही में कठुआ जिले में अपनी लघु कला शैली के लिए लोकप्रिय पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तो हाल ही में किस पदार्थ को कठुआ जिले में अपनी लघु कला शैली के लिए लोकप्रिय पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? उस पेंटिंग का क्या नाम है? बसोहाली पेंटिंग। बसोहली पेंटिंग। बसोहली पेंटिंग। यह जम्मू कश्मीर के पहली हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है। तो यह जम्मू कश्मीर का पहला हस्तशिल्प है जिसे जीआई टैग मिला है। क्या नाम है इसका? बसोहाली पेंटिंग। अगला है कि हाल ही में जारी यूएस फाइनेंस में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारतीय महिलाओं की कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो हाल ही में यूएस फाइनेंस ने 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? 5। कितना? 5। ये 5 भारतीय कौन कौन है? तो 5 भारतीय हैं अनु एंगेयर। अनु एंगेयर जो कि जेपी मॉर्गन की प्रमुख हैं। दूसरा है रूपल जे भंसाली। रूपल जे भंसाली ये एरियल इन्वेस्टमेंट की प्रमुख हैं। तीसरी है सोनल देसाई जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड की प्रमुख हैं। चौथी है मीना एलाइन। मीना एलाइन। और 5वीं है सविता सुब्रमण्यम। सविता सुब्रमण्यम ये अमेरिकी बैंक की प्रमुख हैं। अगला है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहां पर आयोजित किया गया? तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहां पर आयोजित किया? मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। तेल उत्पादन केंद्रों में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना ने मुंबई बंदरगाह के पास दक्षिण पश्चिम स्थित ग्रेट ड्रिल छाया प्लेटफॉर्म पर यह अभ्यास किया। इसमें रक्षा, राज्य और नागरिक एजेंसियों ने भागीदारी लिया। किसने? रक्षा, राज्य और नागरिक एजेंसियों ने भाग लिया। अगला है कि हाल ही में ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बन गया? तो हाल ही में ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया त्रिपुरा। कौन? त्रिपुरा। इस ई खरीद का नाम क्या रखा गया है? इस ई खरीद का नाम रखा गया है ई प्रोक्योरमेंट। ई प्रोक्योरमेंट। अगला है कि हाल ही में जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो हाल ही में जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तीसरा संस्करण। कौन? तीसरा संस्करण। इसकी शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग ने। जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग ने। इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2023 को अभिनव थिएटर में किया गया। जम्मू कश्मीर के अभिनव थिएटर में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जम्मू कश्मीर में
पर्यटन को बढ़ावा देना। अगला है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? तेलंगाना में। तेलंगाना में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सिकंदराबाद महबूब नगर विद्युतीकरण और दोहरीकरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया गया। हैदराबाद तेलंगाना ग्राउंड में 11,300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी गई। अगला इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस राज्य की लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य की लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग प्रदान किया गया? यह यूनियन टेरेटरी है। कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख। तो हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला है कि हाल ही में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में वाइब्रेंट विजिलेज प्रोग्राम शुरू किया है? तो हाल ही में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में वाइब्रेंट विजिलेंस प्रोग्राम शुरू किया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के आंजो जिले के सीमावर्ती ग्राम किविथू में। अरुणाचल प्रदेश के आंजो जिले के सीमावर्ती गांव किविथू में इसके अंतर्गत कितने गांवों की पहचान की गई? तो इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों की पहचान की गई। अगला है कि हाल ही में भारत के केंद्रीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर किन 2 देशों की यात्रा पर गए हैं? तो हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर किन 2 देशों की यात्रा पर गए हैं? तो युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा पर। युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा पर कब से कब तक? 10 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक। ये युगांडा 10 से लेकर 13 अप्रैल 2023 तक रहेंगे युगांडा में, और वहाँ पर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के ट्रांजिट कैंपस का उद्घाटन करेंगे। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के ट्रांजिट कैंपस का उद्घाटन करेंगे। भारत के बाहर इस यूनिवर्सिटी का यह पहला कैंपस होगा। भारत के बाहर इस यूनिवर्सिटी का यह पहला कैंपस होगा। मोजाम्बिक में 13 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक रहेंगे, और मोजाम्बिक में पहुंचने वाले ये पहले विदेश यात्री भी बनेंगे। और ये जो दोनों देश हैं, मोजाम्बिक और युगांडा, दोनों अफ्रीकी कंट्री है। अंतिम है कि हाल ही में भारत, बांग्लादेश, जापान और भारत के किस राज्य में कनेक्टिविटी बैठक आयोजित किया जाएगा? तो हाल ही में भारत, बांग्लादेश और जापान और भारत के किस राज्य में कनेक्टिविटी बैठक आयोजित किया जाएगा? कहाँ पे? त्रिपुरा में। तो भारत जो है, बांग्लादेश, जापान कि तीनों की बैठक कहाँ पे होगी? कनेक्टिविटी बैठक त्रिपुरा में। इस कनेक्टिविटी बैठक का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 11 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल 2023 तक। तो ये तो था हमारा 11 अप्रैल और 10 अप्रैल का करंट अफेयर्स। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो लोग इसमें नए जुड़े हैं वो लोग निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें।
बेल आइकन लगाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।